एक तरफ तो ये विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता घटाता है, गांव में कमाई लाता है, और दूसरी तरफ ये चुपचाप जमीन का पानी सोख रहा है। शायर राना सहरी ने ये शेर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए तो नहीं कहा था कि तुझे देखकर मैं हूं सोचता तू हबीब है या रकीब है। जो भी है, हम फिलहाल एथेनॉल ब्लेंडिंग के बीच हैं, एक ऐसा कार्यक्रम जो कामयाब तो है पर एक बड़ी कीमत भी मांग रहा है। ऐसा कहना है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अशोक खेमका का। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है और आप देख रहे हैं वैचारिकी, इंडियन एक्सप्रेस का खास शो जिसमें हम भारत के बेहतरीन जानकारों की राय आप तक लेकर आते हैं। जो अशोक खेमका का जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस पर 7 अगस्त को एथेनॉल पॉलिसी मस्ट काउंट इन वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉस्ट इस नाम से प्रकाशित हुआ है आइडियाज पेज पर। हम इन्हीं 2 पन्नों की जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके लिए वैचारिकी में लेकर आते हैं। अब खेमका की पूरी बात। भारत में E20 पेट्रोल की शुरुआत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी ऑर्गेनिक फ्यूल कार्यक्रमों में से एक है। साल 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा सिर्फ 1.5% थी, 2025 में बढ़कर 20% हो गई और अब सालाना करीब 700 करोड़ लीटर एथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है। इसके फायदे भी हुए, इससे कच्चे तेल का आयात घटा, गांवों में कमाई आई और देश के पास ऊर्जा के विकल्प बढ़ गए। ये बड़ी उपलब्धियां तो हैं, पर अब जब भारत E10 से E20 की तरफ बढ़ रहा है तो नीति सिर्फ ब्लेंडिंग के लक्ष्यों से नहीं बल्कि वैज्ञानिक सबूतों और ठोस इकोनॉमिक्स, ठोस अर्थशास्त्र से तय होनी चाहिए। हमारे लिए जानना जरूरी है कि हर एथेनॉल एक जैसा टिकाऊ नहीं होता। भारत आज कई चीज़ों से एथेनॉल बनाता है, जैसे गन्ने का रस, मक्का, खराब अनाज, बचा हुआ चावल और गन्ने से चीनी बनाने के बाद बचने वाला शीरा, और इनमें से हर एक का पर्यावरण पर अलग अलग असर पड़ता है। इसे नापने का एक अच्छा तरीका है EROEI यानी एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टेड। आसान शब्दों में कहें तो ये हिसाब लगाता है कि किसी ईंधन को बनाने में जितनी ऊर्जा लगाई गई उसके बदले कितनी इस्तेमाल लायक ऊर्जा मिली, रिटर्न कितना हुआ। इसमें खेती, खाद, सिंचाई, ढुलाई और शराब बनाने की भट्टी हर जगह लगी ऊर्जा गिनी जाती है, काउंट होती है। गन्ने की बात करें तो इससे बनने वाला जो इससे बना एथेनॉल है, जो गन्ने के ही कचरे को जलाकर बनाया जाता है, उसका EROEI करीब 2 से 4 तक होता है, यानी ये फायदे का सौदा है। पर अनाज से बने एथेनॉल का EROEI आमतौर पर 1.2 से 2 के बीच ही रहता है, क्योंकि उसे बनाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। मतलब एथेनॉल से ऊर्जा का फायदा तो होता है, पर कितना, ये इस बात पर टिका है कि वो किस चीज़ से है और कैसे बना है। दूसरी बात है ऊर्जा का घनत्व, यानी 1 लीटर ईंधन में कितनी ताकत भरी है। 1 लीटर पेट्रोल में करीब 32 मेगा जूल ऊर्जा होती है, जबकि 1 लीटर एथेनॉल में सिर्फ 21 मेगा जूल। इसका मतलब E20 पेट्रोल में शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले करीब 6 से 7% कम ऊर्जा होती है और इससे गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है, एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसमें इंजन को बिना झटके के बेहतर तरीके से चलाने की काबिलियत ज़्यादा होती है। इसलिए जो इंजन खास एथेनॉल के लिए ही बने हों वो इस कमी की कुछ हद तक भरपाई कर लेते हैं। यानी नतीजा सिर्फ ईंधन पर नहीं, इंजन की बनावट पर भी टिका है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। एथेनॉल हवा से नमी सोख लेता है, ये कुछ धातुओं में जंग लगा सकता है और पुरानी गाड़ियों की रबड़ और प्लास्टिक को खराब कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने एक नियम बनाया कि अप्रैल 2023 के बाद बनी हर गाड़ी E20 पेट्रोल के लायक होंगी। नई गाड़ियों में बेहतर सामान लगा होता है, पर देश में करोड़ों पुरानी दोपहिया कारें और खेती की मशीनें अब भी हैं जो इस दायरे में नहीं आती। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को साफ साफ जानकारी मिले, उन्हें तकनीकी मदद मिले, टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिले और कम एथेनॉल वाला पेट्रोल भी बाजार में मिलता रहे। लोगों के पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी गाड़ी के हिसाब से ईंधन चुन सकें और हर ईंधन की कीमत उसकी असल लागत के हिसाब से हो। अब आते हैं मूल सवाल पर, मेन क्वेश्चन पर, कोर क्वेश्चन पर। क्या एथेनॉल सचमुच साफ ईंधन है? इसे अक्सर एक कम कार्बन वाला ईंधन कहा जाता है। वजह ये कि गन्ना उगते वक्त हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, पर इसका सही हिसाब तभी लगेगा जब हम इसकी पूरी ज़िंदगी देखें, यानी खेती, खाद, सिंचाई, ढुलाई और इसे बनाने में निकली गैसों को भी गिने। गन्ने से बना एथेनॉल अगर सही तरीके से बने तो पेट्रोल के मुकाबले ग्रीन हाउस गैसों की करीब 50 से 70% तक उसकी जो पॉपुलेशन है, जो उसका घनत्व है, वो घटा सकता है। खासकर तब जब उसे बनाने में गन्ने के ही कचरे की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा हो, जबकि अनाज से बना एथेनॉल ये कमी कम ही ला पाता है।
करीब 20 से 50%। और ये फ़ायदे तो और भी घट जाते हैं जब सिंचाई डीजल से हो, भट्टियाँ तेल से चलें या नाइट्रोजन वाली खाद हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो। यानी एथेनॉल कई तरीकों से बनने पर पेट्रोल से साफ तो है, पर इसे पूरी तरह कार्बन न्यूट्रल नहीं कहा जा सकता। कार्बन न्यूट्रल यानी वो चीज़ जिससे कुल मिलाकर कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो, ज़ीरो हो। इससे भी बड़ी चुनौती है पानी। गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा पानी पीती है। CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस और नीति आयोग के अनुमान बताते हैं कि गन्ने को अपने पूरे सीजन में 1500 से 2500 मिलीमीटर तक पानी चाहिए। पानी पर हुई पड़ताल का अनुमान तो और भी चौंकाने वाला है। गन्ने से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 2000 से 3500 लीटर तक पानी लग जाता है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत में गन्ना उगाने वाले कई बड़े इलाके पहले से ही ज़मीन के नीचे पानी के गहरे संकट से जूझ रहे हैं। समस्या हमारी सब्सिडी नीति में भी है। सस्ती बिजली, ज़मीन का पानी बेतहाशा खींचने को बढ़ावा देती है और सस्ती यूरिया, नाइट्रोजन वाली खाद के हद से ज़्यादा इस्तेमाल को सब्सिडी की वजह से हो रहा है कि गन्ने की खेती की लागत कम दिखती है। नतीजा ये होता है कि सरकारी सब्सिडी अनजाने में ऐसे इलाकों में भी एथेनॉल बनाने को बढ़ावा देती है जहां उसकी असल सामाजिक कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए खेमका कुछ सुझाव देते हैं। अब कोर्स करेक्शन की बात करते हैं जो खेमका दे रहे हैं। पहला, किसानों को सब्सिडी के बजाय सीधे उनके खाते में आर्थिक मदद की जाए और बिजली, पानी व खाद की कीमत उनकी असल लागत के हिसाब से तय हो। दूसरा, इस बदलाव से संसाधनों का इस्तेमाल समझदारी से होगा, जमीन के नीचे का पानी बचेगा और एथेनॉल बनाने का काम खुद ब खुद उन इलाकों और फसलों की तरफ मुड़ जाएगा जहां ऊर्जा का फायदा सबसे ज्यादा और प्रदूषण सबसे कम हो। तीसरा और सबसे अहम, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल पर तेजी से निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो। यानी वो एथेनॉल जो खाने की फसलों से नहीं बल्कि खेती के बचे कुचे कचरे और दूसरी बेकार चीजों से बनता है। इससे जमीन और पानी दोनों पर बोझ घटेगा। कुल मिलाकर ब्लेंडिंग के लक्ष्य दिशा तो दिखा सकते हैं पर वो खुद मंजिल नहीं बन सकते। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। E20 एथेनॉल से जुड़े हुए लगातार जो बातें आ रही हैं उस बीच क्या खेमका के दिए हुए सुझावों से आप सहमत हैं? हम कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार करेंगे। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।